हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ शिवानी और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमारी यूनिट 2 का फर्स्ट है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। जैसा कि हमें पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो होते हैं मतलब एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में बनाया हुआ होता है। किस लिए? जिससे कि हमारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग हम करते हैं उनका क्या किया जा सके, एक अच्छे तरीके से मतलब यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी बनाई जा सके अपनी कॉस्ट को, मतलब कॉस्ट बनाने में, उसको डिस्क्लोज करने में, प्रेजेंट करने में और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको तैयार करने में। सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या बोलता है? दैट इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। वो अबाउट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो ये क्या होता है? दिस डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफाइंग कॉस्ट इन कॉस्ट स्टेटमेंट। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो ये किससे डील करता है? हमारे कॉस्ट स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसमें हम अपनी कॉस्ट को कैसे क्लासीफाई करेंगे, ये हमारी उस चीज़ में हेल्प करता है। जो हम अपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो हम करते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, दैट इज़ अबाउट द पहले उसमें स्टेप होता है इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन और प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट्स, असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो जब भी हम किसी भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये स्टेप्स उसमें फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब अगर हम किसी को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बता रहे हैं, सो वी नीड टू डिस्क्लोज ऑल दीज। सो नाउ अब हम आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या बोलता है कि वो है हमारा अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वो एक स्ट्रक्चर हमें डिफ़ाइन करना होता है कि जिससे हम अपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज़ फर्स्ट हमारा क्या था? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे कि जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है वो किस लिए यूज़ कर जाता है? फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी हम सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं उसकी हमें कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट को बनाने में या एक सर्विस को रेंडर करने में हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड जो कि है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या मतलब? किसी भी काम को करने का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उस काम को क्यों कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का कि टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफाइंग ऑफ कॉस्ट। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अगर हम कर रहे हैं तो वो हम क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हमारी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे। किस में? हमारे कॉस्ट स्टेटमेंट्स में, जिसमें कि हम अपना जो कॉस्ट स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं और उनको हमें डिस्क्लोज करना है और उनको प्रेजेंट करना है उसमें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्कोप। स्कोप में क्या आता है कि मतलब अब हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कर तो रहे हैं बट उसका क्षेत्र कहाँ है, हम उसको कहाँ अप्लाई करेंगे। मतलब जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है, हम उसको कहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड टू कॉस्ट स्टेटमेंट्स। ये स्टैंडर्ड जो है कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा? कॉस्ट स्टेटमेंट्स में, जिनको क्या रिक्वायरमेंट है? विच रिक्वायर क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ कॉस्ट। जहाँ वो वाले कॉस्ट स्टेटमेंट्स जहाँ पर हम अपनी कॉस्ट को क्लासीफाई करेंगे, प्रेजेंट करेंगे एंड डिस्क्लोज करेंगे। उसके बाद आता है हमारा कुछ डेफिनेशंस जो कि मैंने आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर में बताई थी, जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फॉलो करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारी डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में क्या आता है? डेफिनेशंस में पहला आता है हमारा एबनॉर्मल कॉस्ट। मतलब हम इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, हमें देखो नाम से ही पता चल रहा है कि हम जितनी भी कॉस्ट एक प्रोडक्ट को बनाने में आती हैं उनका हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो पहली क्या है? एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो इर्रेगुलर होती है, मतलब जो डेली बेसिस पर नहीं होती है।
हमें हर एक कॉस्ट को उसमें ऐड करना है। इर्रेगुलर कॉस्ट मीन्स एबनॉर्मल कॉस्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करेंगे, चाहे वो कन्वर्जन कॉस्ट हो, चाहे वो किसी भी टाइप की कॉस्ट हो। कॉस्ट सेंटर जैसे पर्सनल और इम्पर्सनल में कॉस्ट सेंटर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, ऑपरेटिंग और सपोर्ट सर्विस। जैसे कि कॉस्ट सेंटर में पर्सनल और इम्पर्सनल हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज की, तो सर्विसेज में ऑपरेटिंग और ये आ जाता है। कॉस्ट सेंटर में हमारा पर्सनल भी हो जाता है और इम्पर्सनल भी हो जाता है। उसके बाद कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि मतलब हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसमें कॉस्ट कितनी आ रही है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कि हमने फ्राइट कार्टेज ट्रांजिट किया, ठीक है। इंश्योरेंस है, ट्रांजिट इंश्योरेंस है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारी इनवर्ड भी हो सकती है और आउटवर्ड भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉस्ट यूनिट। ये हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को डिफाइन कर रहे हैं कि उसके अंदर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट वी इंक्लूड इन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट यूनिट, मतलब इसमें क्या आएगा कि मेज़रमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। हमने प्रोडक्शन में कितनी वॉल्यूम है, मतलब उनके कॉस्ट की यूनिट्स को मेज़रमेंट करना है। एक प्रोडक्ट को डेवलप करने में कितनी कॉस्ट लगी है, उसके डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, मटेरियल मंगाया है, डायरेक्ट मटेरियल कितने का आया है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितने के आए हैं, एम्प्लॉय की कॉस्ट कितनी लगी है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी आई है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना आया है, मार्केटिंग के कितने खर्चे हुए हैं, मटेरियल मंगाया उसका कितना खर्चा आया है, ठीक है। नॉर्मल कैपेसिटी मतलब कि हमने प्रोडक्शन अचीव किया है या नहीं। नॉर्मल कैपेसिटी इज़ प्रोडक्शन अचीव्ड। अगर हमने प्रोडक्शन अचीव कर लिया है दैट मीन्स वो नॉर्मल कैपेसिटी की कॉस्ट है। ओवरहेड्स कितने टाइप्स के हुए हैं, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट मतलब हमने मटेरियल को पैक करने में कितनी कॉस्ट लगाई है, प्राइम कॉस्ट कितनी आई है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना हुआ है, रिसर्च कर सपोज कि हमने कोई प्रोडक्ट ऐसे बनाया उसमें रिसर्च करनी ज़रूरत पड़ी है तो उसका रिसर्च कॉस्ट कितनी आई है। उसके बाद जब प्रोडक्ट बन गया है तो उसको सेलिंग ओवरहेड सेलिंग कितने की हुई है, फाइनल सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई है, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट थी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आई है, सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर के लिए हमारी कितनी कॉस्ट आई है। सो दीज आर सम कॉस्ट जो कि हम अपने कॉस्ट स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करते हैं जिससे कि हम अपनी कॉस्ट को क्लासीफाई कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो इसमें क्या होता है कि हम मतलब मैंने आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से बताया था कि स्ट्रक्चर के हिसाब में बताया था कि हम पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर उसको ऑब्जेक्टिव करते हैं, फिर स्कोप करते हैं, फिर डेफिनेशंस करते हैं और उसके बाद हमारा है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। मतलब इसके क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो कॉस्ट शैल बी क्लासिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट अंडर अ कॉमन डेजिग्नेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, नेचर, एट्रीब्यूट और रिलेशंस। तो क्या बोल रहा है कि जो हमारी कॉस्ट है वो किस बेस शैल बी क्लासिफाइड, एक प्रोसेस के थ्रू क्लासिफाइड होती है जो कि एक ग्रुपिंग कंपोनेंट है कॉस्ट का, ठीक है, अंडर अ कॉमन डेजिग्नेशन। और वो सिमिलैरिटी मतलब जैसे कि नेचर हम देख सकते हैं कि कॉस्ट का नेचर सेम होना चाहिए, उस बेसिस पर हम वो करेंगे। एट्रीब्यूट्स और रिलेशंस, ठीक है। आइटम ग्रुप्ड टुगेदर अंडर कॉमन हेड्स शैल बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंडामेंटल डिफरेंसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक ग्रुप्ड मतलब ग्रुप कंपोनेंट का कॉस्ट का वो है। सो इसमें क्या बोल रहा है कि जो आइटम्स हैं मतलब कि एक तरह से जो हमारी कॉस्ट है बहुत सारी उनको क्लासीफाई करेंगे हम अकॉर्डिंग टू देयर फंडामेंटल डिफरेंसेस कि वो किस बेसिस पर कॉस्ट आई है या कौन से, जैसे मैंने बताया था, नेचर, एट्रीब्यूट्स और रिलेशन के बेसिस पर, ठीक है। ये था हमारा पहला प्रिंसिपल कि जो भी हमारी कॉस्ट होएगी हम उसको उसके ग्रुप कंपोनेंट के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करेंगे। तो दूसरा क्या है, स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन शैल बी सच दैट एवरी आइटम ऑफ कॉस्ट इज क्लासिफाइड। तो दूसरा प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन का हमें ये बोलता है कि जो भी हम अपनी क्लासिफिकेशन करेंगे वो हर आइटम मतलब हर एक कॉस्ट
एक क्लासिफाइड होनी चाहिए एक ऐसे मैनर में जो स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन को जस्टिफाई कर रही हो, ठीक है। उसके बाद आता है हम प्रिंसिपल के बाद आ जाते हैं अपने क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या होता है? हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय 5 बेसिस पर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था नेचर, एट्रीब्यूट एंड रिलेशन। सो फर्स्ट इज बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस, बाय नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, बाय फंक्शंस वो काम क्या कर रहे हैं, बाय नेचर ऑफ बिहेवियर उनका बिहेवियर कैसा है, बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्रोसेस तो उनका प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है। तो पहला क्या था हमारा बाय नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। तो पहला क्या है बाय नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब कि एक्सपेंसेस का नेचर कैसा है हम उसके हिसाब से अपनी कॉस्ट को क्लासीफाई करेंगे। तो आइटम ऑफ कॉस्ट डिफर ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर नेचर, मतलब जो कॉस्ट के आइटम्स हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं अपने नेचर के हिसाब से, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब जो कॉस्ट हुई है उस एक्सपेंस का मतलब उस कॉस्ट का नेचर कैसा है, ठीक है। तो इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है मटेरियल, एम्प्लॉय एंड एक्सपेंसेस। कॉस्ट को हमने नेचर के बेसिस पर मटेरियल, एम्प्लॉय एंड एक्सपेंसेस के कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। मतलब क्या है कि एक कॉस्ट को कि वो उसमें मटेरियल कितना लग रहा है, उसके एम्प्लॉय कितने हैं और उसका एक्सपेंस कितना आ रहा है, ठीक है। वो नेचर के हिसाब से उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। उसके बाद आ जाते हैं हम बाय नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब उसको ट्रेस कैसे करेंगे कि हमें पता चले कि ठीक है मटेरियल है, एम्प्लॉय है, एक्सपेंसेस है, बट हमें उसका ये नहीं पता कि उसका ऑब्जेक्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट में हमारा कॉस्ट को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में फिर वही मतलब डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट आएगी, ऐसे ही से सिमिलरली इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगी, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट आएगी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। तो ये था कि हम अपने कॉस्ट को बाय द नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी, जिससे कि हमें पता चल गया कि ये हमारे डायरेक्ट खर्चे हैं और ये हमारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं। अब फंक्शन बाय फंक्शन के बेसिस पर हम क्या पता कर रहे हैं अब कि हमारी कॉस्ट जो है वो उसका काम क्या कर रही है, ठीक है। ये तो पता चल गया कि ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। उसके बाद हम आते हैं फंक्शंस पर, ठीक है। फंक्शंस में क्या आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी आई है, सेलिंग कॉस्ट कितनी आई है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी आई है, डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी आई है, रिसर्च कॉस्ट कितनी आई है। तो जैसे कि मैंने अभी सारी कॉस्ट के बारे में आपको बताया था, बस ये उनके बेसिस नेचर पर डिस्क्राइब करती है या उनके बेसिस उन पर डिपेंड करती है कि हमारी जो कॉस्ट है वो किस बेसिस पर है। तो बाय फंक्शन के हिसाब से हमारी कॉस्ट कौन कौन सी हो गई, प्रोडक्शन में कितनी आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी आ रही है, डेवलपमेंट में कितनी आ रही है, सेलिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में और रिसर्च में कितनी आ रही है। अब हम देखते हैं कि उनका बिहेवियर, मतलब बिहेवियर कैसा है कॉस्ट का, मतलब इनको हमने अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द एक्टिविटी लेवल, इस कॉस्ट मतलब जो ये हमारी बिहेवियर के बेस पर कॉस्ट क्लासीफाई की जाती है उसको हमने देखा है कि वो एक्टिविटी लेवल के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे कि कॉस्ट हमारी इसमें आती है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड मतलब हमने बिल्कुल फिक्स्ड कर रखी है, कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कोई फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट कर रखी है जो कि हमेशा फिक्स्ड रहेगी। उसके बाद हमारी वेरिएबल कॉस्ट है जो कुछ वेरिएबल रहेगी। सेमी वेरिएबल मतलब ये वेरिएबल रहेगी, ये ऊपर नीचे कम ज़्यादा होती रहेगी। सेमी वेरिएबल मतलब जो सपोज सेमी वेरिएबल मतलब आधी वेरिएबल होगी, कुछ उसका पोर्शन चेंज नहीं होगा और कुछ पोर्शन उसका चेंज होता रहेगा। सो उसके बाद आते हैं हमारे बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कॉस्ट आती है वो सारी कॉस्ट, बैच कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट, मतलब जितने जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या प्रोडक्शन प्रोसेस है, ऑपरेशन प्रोसेस है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जितने भी टाइप के प्रोसेस हो रहे हैं उन सब के अंदर कितनी कॉस्ट आई है, बैच की कॉस्ट कितनी है, प्रोसेस की कितनी है, ऑपरेशन कर रहे हैं हर एक मशीन पर उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट की कितनी कॉस्ट आ रही है और उनके जॉइंट कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है।
उसके बाद आते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर में हम सारा करते हैं, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो अब हम अपने कौन से टॉपिक पर हैं? प्रेजेंटेशन, जो कि है हमारा लास्ट सेकंड। प्रेजेंटेशन ये क्या कर रहा है? प्रेजेंटेशन, द कॉस्ट आइटम इन द कॉस्ट स्टेटमेंट शैल बी प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट क्लासिफिकेशन। ये क्या बोल रहा है कि जब हम अपनी कॉस्ट स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं तो उसका हर एक आइटम जो है, मतलब कॉस्ट आइटम जितने भी हमने अभी तक सारे पढ़े हैं, उनको प्रेजेंट उनके रेलिवेंट क्लासिफिकेशन के बेसिस पर करना है। जैसे कि हम अगर नेचर के हिसाब से कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो कॉस्ट एम्प्लॉय की है, मटेरियल की है और एक्सपेंसेस की है, ठीक है। और इन द केस अगर हम दूसरे बेसिस पर कर रहे हैं बाय देयर ट्रेसेबिलिटी नेचर पर, तो हमें उनको ये बताना पड़ेगा कि वो हमारे डायरेक्ट कॉस्ट है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो वो हमें उनको रेलिवेंट क्लासिफिकेशन के बेसिस पर उनको क्लासीफाई करना है और उनको अपने कॉस्ट स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आइटम शैल बी फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। अब ये नहीं है कि हमने अपने कॉस्ट स्टेटमेंट बना लिए हैं और उसको थोड़ा सा भी रिव्यू नहीं किया है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने जो भी हम कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम हमें उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्क्लोज़र। सो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? हमारा डिस्क्लोज़र। अब हम जितना भी हमने पढ़ा है उसको डिस्क्लोज़ करेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं? डिस्क्लोज़र में ये है कि अगर एनी चेंजेस इन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में कोई भी चेंज कर रहे हैं तो वो कब होना चाहिए? शैल बी मेड ओनली इफ लॉ रिक्वायर्ड। इफ मतलब इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर वो लॉ के थ्रू रिक्वायर्ड है तो ही हम कोई चेंजेस करेंगे, अदरवाइज कौन चेंज नहीं करेंगे। और अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, इफ़ एनी चेंजेस इज इन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जो कि हमारे मटेरियल कॉस्ट को, मतलब मटेरियल को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो उससे हमें क्या करना है? उसको हमें अपने कॉस्ट स्टेटमेंट्स में शो करना है, जिससे कि हमारा क्या हो, हमारी जो कॉस्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही सही हमारी कॉस्ट को डिस्क्लोज करे, क्योंकि मटेरियल में चेंज होने की वजह से हमारी सारी कॉस्ट में चेंजेस होते हैं। थैंक यू। आई होप आप सबको समझ आया होगा।